इसी हिसाब से हमारे साथ जो टोटल एरिया ऑफ स्टील आएगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील बराबर होगा ए एस एफ प्लस ए एस डब्ल्यू। अगर हमें ए एस डब्ल्यू चाहिए, एरिया ऑफ स्टील इन वेब पार्ट, जो बराबर होगा ए एस माइनस ए एस एफ की। तो इसी तरीके से हम ए एस डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा टोटल मोमेंट कैपेसिटी कितनी होगी, एम एन को बराबर होगा एम एन वन प्लस एम एन टू। ठीक, एम एन वन जो है ना ये प्लेन के हिसाब से है, और एम एन टू वेब के हिसाब से है। ठीक, टोटल मिला के हमारे पास टोटल टी बीम का कैपेसिटी होगा। अगर आप इसमें इस इक्वेशन में अगर इसको आप इंडिविजुअल लिखना चाहे तो कुछ इस तरह होगा। एम एन वन में आपको इसकी वैल्यू करें तो बराबर होगा टी वन मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एच एफ बाई टू प्लस इसका होगा टी टू और एन टू डी माइनस ए बाई टू। और अगर इसका वैल्यू करना चाहे तो ये बराबर है ए एस एफ ए एस एफ एन टू एफ वाई एन टू डी माइनस एच एफ बाई टू प्लस टी टू बराबर है ए एस डब्ल्यू एन टू एफ वाई डी माइनस ए बाई टू। और अगर आप के पास ए एस एफ है, ए एस डब्ल्यू नहीं है, तो ए एस डब्ल्यू की बजाय आप इसको भी पुट कर सकते हैं, ए एस माइनस ए एस एफ। ठीक, इस तरह हमने इधर निकाला, तो ए एस डब्ल्यू की बजाय आप इसको भी पुट कर सकते हैं। इसी से हमने पूरी बीम की कैपेसिटी मिली। यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को दोबारा ये डिमांड और कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। जब स्टार्ट में हम फाइंड कर लेते हैं, हमें न्यूमेरिकल दिया गया होता है, इसमें इसके ऊपर लोड्स, तो सबसे पहले आपने डेड लोड, डाई लोड सबको मिला के आप डब्ल्यू यू फाइंड करते हैं। डब्ल्यू का मतलब है टोटल डिमांड लोड, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं एम यू। एम यू का मतलब है टोटल डिमांड मोमेंट। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल डिमांड होता है, लेकिन जब हम ए एस की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ए एस हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, ए एस बराबर होता है एम यू डिवाइड बाई फाइव एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई टू, इसके बराबर होता है। तो असल में यहाँ पे जो ये एम यू बाई फाइव, ये नहीं है, एम यू बाई फाइव, ये असल में एम एन की वैल्यू होती है यहाँ पे, एम एन। सिंपल मतलब ये कि हमने, हमारे पास जो टोटल डिमांड थी एम यू, इसको हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, और ए एस में हम इधर हम एम एन पुट करते हैं, तो एम एन फिर हम इंटर इसके बराबर लेते हैं। या अगर इसको मैं अदर वर्ड्स में भी आपको एक्सप्लेन कर लो कि हमारे पास जो टोटल डिमांड होता है एम यू होना चाहिए कि हमारे पास जो एम यू आया, इस एम यू के हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टील निकालें, लेकिन हम एम यू को आगे यूज नहीं करते, बल्कि एम यू को इस पाई पे डिवाइड करते हैं। और ये पाई जो है ना, ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, जिसकी वैल्यू 1 से लेस होती है। नॉर्मली हम यूज करते हैं 0.9। तो अगर एक चीज वैल्यू को आप 0.9 पे डिवाइड करें तो वो 10% बढ़ेगा, 10% इंक्रीज होगा। इसी वजह से जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे पर ये सेफ्टी का एक और चीज़ होता जा रहा है कि हमारे पास जो डिमांड मोमेंट होता है, डिमांड मोमेंट को हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, कम से कम 10% इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे साथ हमारी स्ट्रक्चरल सेफ्टी फर्दर इंक्रीज होती जा रही है। और इससे पहले हमने एक और फैक्टर पढ़ा था, लोड फैक्टर, ये 1.2 एंड 1.6 लोड फैक्टर। तो उस स्टार्ट में वहाँ से हमारे पास सेफ्टी आ जाती है 20-30%,
40% हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेफ साइड पे चला जाता है, क्योंकि एक्चुअल से हम ज़्यादा लोड देते हैं। तो यहाँ पहुंचकर हमारे पास जो डिमांड मोमेंट निकलता है, ये डिमांड मोमेंट एम यू भी उस फैक्टर लोड के हिसाब से मिलता है। यहाँ जो डब्ल्यू यू है, डब्ल्यू यू में हम क्या करते हैं 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाया लोड। तो स्टार्ट में यहाँ से हम एक्चुअल लोड को बढ़ा रहे हैं, फिर जो हमारे पास इस हिसाब से जो डिमांड मोमेंट निकलता है, उस डिमांड मोमेंट को हम फर्दर भी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर पे डिवाइड करके फिर बढ़ा रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये ए एस का जो फार्मूला इस एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास एम एन है, यहाँ पर कोई पाई माई नहीं है, लेकिन एम एन की बजाय फिर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं एम यू बाई पाई। मेरा मकसद ये कि ए एस की एक्चुअल फार्मूला है एम एन डिवाइड बाई एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। इसकी एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन एम की बजाय फिर हम क्या करते हैं, हम डिमांड को 0.9 या इस तरह कुछ भी डिवाइड करके यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल डिमांड से भी थोड़ा ज़्यादा वैल्यू हमने मोमेंट की वो ले ली, और इस हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं। एनीवे, ये तो कुछ अलग बात थी, यहाँ पर इसकी डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस हमें ये करना था इस टॉपिक में कि हमारे पास जब टी बीम में कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ ज़्यादा होता है प्लेन डेप्थ से, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंप्रेशन फोर्स को टू में डिवाइड कर लेंगे फ्लैंज एंड वेब के हिसाब से, और इस हिसाब से जो टेंशन फोर्स आएगा वो T1 एंड T2 के हिसाब से आएगा। और इस तरह हम इंडिविजुअली दोनों हिस्सों की, दोनों पार्ट्स की अलग अलग कैपेसिटी भी M1 एंड M2, और दोनों मिला के हमारे पास टोटल इसकी कैपेसिटी बनी। अब आते हैं हम हाउ टू फाइंड ए। Now how to find A? A और टी बीम। टी बीम में हम कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ ए किस तरह फाइंड कर दें, अपने साथ ये लिखिए कि फ्लैंज पार्ट में जब हम कंप्रेशन और टेंशन फोर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सी एफ इज इक्वल टू T1, ठीक, और सी एफ बराबर है 0.85 सी डैश मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पर थोड़ी हम जब ए निकालते हैं तो ए की टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 में नहीं है बल्कि पार्ट 2 में है, वेब पार्ट में। तो हम पता है कि पार्ट 2 में हमारे साथ कंप्रेसिव फोर्स इन वेब वो बराबर होता है T2, और ये कंप्रेशन फोर्स इन वेब पार्ट बराबर होता है 0.85 सी डैश इनटू BW डॉट A। दिस इज इक्वल टू ASW मल्टीप्लाई बाई FY एंड मल्टीप्लाई बाई FY। इससे अगर आप A निकालना चाहे तो ये बराबर होगा, A बराबर होगा, ये A अगर निकाले तो ये बराबर होगा ASW डॉट FY होल डिवाइड बाई 0.85 FC डैश इंटू BW। ये हमारे साथ फार्मूला हो गया कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ ए की। इसके अलावा टोटल फ्लेक्सिबल कैपेसिटी के लिए तो मैंने पहले लिखा कि ये टोटल MN बराबर होगा MN1 प्लस MN2।
ये दोनों फार्मूले अपने साथ याद रखें। और साथ ही पुरानी हमारे साथ चलता आ रहा है, इसको भी अपने साथ नोट करें कि MD डिज़ाइन कैपेसिटी, जो कि सबसे फाइनल में जब हम बार सेलेक्ट करते हैं और बार के हिसाब से जो कैपेसिटी निकलती है उसको हम MD कहते हैं। MD कैपेसिटी है और ये बराबर होता है या थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बराबर भी हो सकता है पाई MN। पाई MN हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक। तो डिज़ाइन कैपेसिटी हमेशा से फाइनल कैपेसिटी से या इक्वल होता है, ज़्यादा होता है। और ये इंटरनल कैपेसिटी हमेशा डिमांड से ज़्यादा होता है। कैपेसिटी हमेशा डिमांड से ज़्यादा होता है और फाइनल डिज़ाइन कैपेसिटी या तो इक्वल होगा डिज़ाइन कैपेसिटी की या थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कोड डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स, डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट का सिंपल मीनिंग ये, इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास जो टोटल फाइनल स्टील आता है, अगर इस स्टील को हम रिइंफोर्समेंट में कन्वर्ट करें, रिइंफोर्समेंट रेशो में कन्वर्ट करें, रो में कन्वर्ट करें, तो रो का मतलब है कि एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। लेकिन मैं पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसको हम असल में हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ स्टील है, अगर और टी बीम के केस में जो हम स्टील पुट करते हैं इसको हम वेब पार्ट में कर दें टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो इसीलिए मैं रो के साथ डब्ल्यू भी लिखूंगा कि इस रो का मतलब जो रो प्रोवाइडेड है इसको मैं रो डब्ल्यू लिखूंगा, ठीक। तो रो डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो मिक्स डब्ल्यू का मतलब है वेट पार्ट और मिक्स का मतलब मिक्स, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो मिनिमम। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए इसको क्या कहते हैं, कोड डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं थोड़ा इसको इंडिविजुअली कर लेता हूँ कि इसमें ये जो चीज़ है ये किस चीज़ के बराबर है। सबसे पहले रो मिनिमम ये बराबर है 3/√FC डैश डिवाइड बाय FY, it should be equal to or greater than 200 डिवाइड बाय FY। रो मिनिमम इसके बराबर होगा, ठीक। रो मिक्स किसके बराबर होगा, रो मिक्स W, ये बराबर होगा रो मिक्स प्लस रो W। और रो मिक्स ऑलरेडी आपको पता है कि रो मिक्स बराबर है 0.85 बीटा 1 C डिवाइड बाई FY into एप्सिलॉन U डिवाइड बाई एप्सिलॉन U प्लस 0.004। और इसी तरह हमारे पास जो रो W है ये बराबर है AS सॉरी ये यहाँ पर थोड़ी मैं चेंज करता हूँ, ये रो F रो F। तो यहाँ पर जब मैं रो F फाइंड करूँगा, रो F बराबर होगा एरिया ऑफ स्टील एंड फ्लेंज ASF डिवाइड बाय VW इंटू D। तो रो फ्लेंज इसके बराबर होगा रो मिक्स
यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों को मिला के हमारे पास रो मैक्स डब्ल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम इसको रो मैक्स डब्ल्यू निकालेंगे। इसके अलावा जो रो डब्ल्यू है ये बराबर है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय डी डब्ल्यू, और ये होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आती है कि रो डब्ल्यू इसके बराबर होगा, रो मैक्स इसके बराबर होगा और रो मिनिमम इसके बराबर होगा। इन तीनों को अलग अलग निकालें, फिर इस कंडीशन पे चेक करें। अगर सपोज हमारे साथ ये रो डब्ल्यू अगर रो डब्ल्यू हमारे रो मैक्स से ज़्यादा आती है तो फिर हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, हम रो मैक्स को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास रो डब्ल्यू रो मिनिमम से कम आती है तो हम रो मिनिमम को उस डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो ये है हमारे पास कोड डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब आते एक एग्जाम्पल करनी। प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये कि अपलोड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 इंच स्लैब consist of 3-inch slab supported by 18 feet single span beam, supported by single span beams spaced at 10 feet center to center. Center to center. The beams have a depth of 'D' equal to how much? 17.5 inch, and have a web width DW and web width DW equal to 12 inch. Calculate the necessary reinforcement. As per a typical interior beam. Total vector moment applied equal to 6,200 kip inch. Used FC dash equal to 3 KSI and FY equal to 60 KSI. थोड़ा मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। सिंपली सपोर्टेड एक फ्लोर सिस्टम है, एक हाल है, ऐसा हाल है जिसके दरमियान कोई कॉलम नहीं है, और इसके हाल के दरमियान में बीम्स लगी है जो कि कितनी लेंथ की है? यहाँ पर मैं कि simple beam having length 18 feet length,
18 फीट लेंथ की बीम्स है, हाल है, हाल के दरमियान बीम्स लगी है, कोई कॉलम नहीं है, और इस बीम्स का लेंथ कितनी है 18 फीट। ठीक, इन बीम्स की दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो कितनी है 10 फीट। और इसके अलावा जो इफेक्टिव डेप्थ बनता है वो टोटल बनता है 17.5 इंच। इसके अलावा जो वेब वेट बनता है जनाब वो बनता है कितना 12 इंच। हमें क्या करना है, हमने इस टी बीम को डिज़ाइन करनी है, और ये भी याद रखें कि बीम के ऊपर जो स्लैब है स्लैब का थिकनेस कितनी है 3 इंच। और हमने क्या करना है, हाँ ये भी आप इसने दिया है कि टोटल फैक्टर मोमेंट जो अप्लाई हो रहा है वो कितना है 6200। तो ये भी काम आसान हो गया कि हमें कोई लोड कैलकुलेट नहीं करनी, हमें कोई लोड कम्बिनेशन ड्रा नहीं टेस्ट नहीं करनी है, और हमने कोई डिमांड लोड या फैक्टर लोड नहीं निकालनी है। हमें डायरेक्टली यहाँ पर डिमांड मोमेंट गिवन है। अगर ये गिवन ना होता तो सबसे पहले हम क्या करते, हम इस मोमेंट को निकाल लेते जो कि ये बराबर है एम यू की, डिमांड मोमेंट एम यू। और हमने 3000 psi या 3 psi की कंप्लीट यूज़ करनी है, 60 psi की स्पीड यूज़ करनी है। तो गिवन क्या हो गया जनाब, यहाँ पे गिवन हमारे पास जो एच एफ है 3 इंच हाइट ऑफ प्लेन या थिकनेस ऑफ स्लैब 3 इंच। इसके अलावा जो लेंथ ऑफ बीम है वो 18 फीट, जो सेंटर डिस्टेंस है वो है 10 फीट, और इसके अलावा जो इफेक्टिव डेप्थ डी है वो 17.5 इंच। इसके अलावा बी डब्ल्यू वो है 12 इंच। ठीक, और जो टोटल डिमांड मोमेंट है वो बराबर है 6200 के इंच। और इसके अलावा जो सी डैश है वो 3 psi या 3000 psi, और एफ वाई बराबर है 60 psi। ये सारे के सारे ये गिवन। ठीक, अगर सपोज अगर आप लोग इस सिनेरियो को ड्रा करना भी चाहे तो इस तरह होगा, एक स्लैब, ठीक, और इस स्लैब के नीचे ये बीम है, ठीक, ये विड्थ ऑफ वेब ये बराबर है 12 इंच का। बस यहाँ पर स्लैब की जो थिकनेस है ये एच एफ ये 3 इंच का, और इसके अलावा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बीम की, एक बीम के सेंटर से दूसरी बीम के सेंटर की जो डिस्टेंस है ये है जनाब 10 फीट का। ठीक, इसके अलावा जो टोटल इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ पर जो स्टील हम पुट करेंगे इस हिसाब से जो टोटल डेप्थ मिलता है 17.5 इंच। तो ये हमारे पास इस तरह एक कंटिन्यूस स्लैब है, कंटिन्यूस स्लैब है बहुत इंच की, और इसके दरमियान ये बीम लगी है। बीम्स का लेंथ जो है ना वो 18 फीट है, और इसके सेंटर सेंटर स्पेस जो है ना वो 10 फीट है। बीम का जो थिकनेस वेट है वो 12 इंच है। टोटल इफेक्टिव डेप्थ जो है 17 इंच है, और इफेक्टिव डेप्थ टोटल एच ज़्यादा होगा 20 इंच होगा, ज़्यादा होगा इस तरह। और लेकिन इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन है कि 17.5 इंच है, 3 इंच स्लैब का थिकनेस है। तो ये सारा ये गिवन इंफॉर्मेशन है। हम क्या करेंगे सबसे पहले, अगर इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन अगर हमने करनी है तो सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले हम बीई को निकालेंगे। ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट होगा बीई। और ये अगर हमारे साथ आज अगर हम जो टॉपिक कर रहे हैं या मिनट से जो पहला टी बीम का जो पार्ट किया, दोनों में सबसे पहले हमारे साथ आफ्टर कैलकुलेटिंग लोड्स एंड डिमांड मोमेंट जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बीई का होगा। और बीई के लिए हमने पढ़ी है कि इसके 3 प्रोसीजर है, 3 फार्मूले है। जो सबसे मिनिमम आएगा वो हमारे पास इफेक्टिव वेट होगा, बीई मीन इफेक्टिव वेट। सबसे पहले 16 एच एफ
प्लस बी डब्ल्यू जो कि बराबर है 16 इंटू 3 इंच प्लस बी डब्ल्यू इक्वल टू 12 इंच, और ये हमारे साथ के बराबर है 60 इंच का। दूसरा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस डी डब्ल्यू, और ये कितना है 10 फीट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 12 डी डब्ल्यू इक्वल टू 12, तो ये सारा बनता है कितना, ये 120 से ज़्यादा बनता है, तकरीबन ये 132 बनता है। और तीसरा जो फार्मूला है वो है L/4, तो इसमें अगर आप ये पुट करें 18 बीम का लेंथ डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, इंचेस में कन्वर्ट करें, तो इससे आएगा हमारे साथ 54 इंच। तो हमारे पास बी क्या हो गया, कौन सा हम लेंगे सबसे मिनिमम 54। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे हमने करनी है वो ये करने की हम ये पॉइंट करें कि ये बीम जो है ना ये केस 1 से सॉल्व हो सकता है या केस 2 से सॉल्व हो सकता है। मीन के रेक्टेंगुलर बीम प्रोसीजर हम यूज करेंगे या टी बीम प्रोसीजर हम यूज करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप है हम ए को पॉइंट करेंगे, ठीक। ए का मतलब ये कि हम इसको चेक करें कि चेक फॉर रेक्टेंगुलर और टी बीम कौन सा है। तो सबसे पहले जब हम चेक को करेंगे हम इज्यूम करेंगे ए को एच एफ के बराबर लेंगे स्टार्ट में, और एच एफ हमारे पास कितना है 3 इंच, इसको हम लेट करें, लेट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। और साथ ही हम ये भी इज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो फाई है वो भी 0.9 हम लेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन फैक्टर स्टार्ट में हम 0.9 करते, आगे जाके एंड में हम जब एरिया ऑफ स्टील निकालते फिर हम वहाँ पे यील्डिंग के हिसाब से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि 0.9 जो कि ठीक हमने लगाया या नहीं लगाया। तो ये आगे जाके हम चेक भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हम 0.9 करेंगे। आपने ए इज्यूम किया और 3 इंच का, अभी आप एरिया ऑफ स्टील निकालें, और एरिया ऑफ स्टील की फार्मूला आपको याद है कि एम यू डिवाइड बाई फाई एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2, इसको पुट करें एम यू कितना है 6200 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस स्टील डी हमारे पास 17.5 माइनस ए कितना है 3/2, इससे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ स्टील 7.18 इंच स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ स्टील है। अब दोबारा आप ए निकालें, लेकिन इस बार अब ए निकालेंगे तो एक्चुअल फार्मूले से करेंगे, और एक्चुअल फार्मूला है ए एस इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश इंटू बी ई। तो इसमें आप पुट करें सारी चीज़ें, एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 7.18 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.85 इंटू एफ सी डैश कितना है 3 के साथ है इंटू बी हमारे पास 54 इंच, सब ये पुट करें एंड में आएगा 3.13। तो अब ये जो वैल्यू आ गई ये ज़्यादा है ना, दिस इज ग्रेटर देन एच एफ, और एच एफ हमारे पास 3 इंच के बराबर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए जो है ना वो ज़्यादा है एच एफ से, और इसका मतलब ये हो गया कि ये टी बीम का केस है। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये तो फाइन हो गया कि ये टी बीम का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम जाते हैं अब डिजाइन कैलकुलेशन के पास। और डिजाइन कैलकुलेशन में सबसे पहले हम एक स्टेप फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्टील विद रिस्पेक्ट टू फ्लैंज पार्ट। जो फ्लैंज पार्ट में जितना कंप्रेशन आएगा
उसके हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टोन निकालेंगे। तो तीसरा स्टेप हमारे पास जो है ना, ये क्या करेंगे, ए स्टेप निकालेंगे। और ए स्टेप हमें पता है कि ए स्टेप के केस में हमारे पास P1 जो फोर्स था, टेंशन फोर्स, वो बराबर था CF का। P1 फोर्स बराबर है AS F into Fy is equal to 0.85 FC dash into what, into BE minus BW into HF। इसके बराबर है, इसमें वीडियो पुट करें और इससे ASF निकालें। ASF बराबर होगी, ये Fy नीचे ले आए, ये बराबर होगा 0.85 इंटू 3, एफ सीरीज की बजाय 3 पुट करें, इंटू BE बराबर है 54 इंच का माइनस BW 12 इंच, HF 3 इंच और डिवाइड बाई 60। इससे हमारे पास आएगा इसके बराबर होगा 5.36 इंच स्क्वायर। अब जो ए स्टेप के हिसाब से जो कैपेसिटी बनती है MN1 बराबर होगा ASF इंटू Fy इंटू D माइनस HF बाई 2। इसमें पुट करें 7.18 सॉरी 5.36 into 60 into 17.5 minus HF 3/2। इससे हमारे पास आएगा कैपेसिटी 4631 केप इंच। MN1 हमारे पास आ गया 4631। हमारे पास टोटल डिमांड था 6200 और यहाँ पर जो फ्लैंज के हिसाब से जो कैपेसिटी बनती है वो 4631। तो इसका मतलब ये कि फ्लैंज अकेला इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। टोटल डिमांड 6200 है, यहाँ पर फ्लैंज के हिसाब से जो कैपेसिटी बनती है वो 4631 बनती है। तो अब हम ये करते हैं कि वेब का वो डिमांड निकालते हैं। इससे हमारे पास टोटल डिमांड का फार्मूला है MN इज इक्वल टू MN1 प्लस MN2। ये हमारे पास टोटल डिमांड का फार्मूला है। यहाँ हमारे पास MN भी गिवन है और MN1 भी हमारे पास इधर निकला है। तो पुट कर इसमें 6200 इज इक्वल टू 4631 प्लस MN2। M इससे अब कैलकुलेट करें, ये आएगा कितना 1569 केप इंच। इसका मतलब ये कि वेब के हिसाब से हमने इतनी मोमेंट कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है, वेब के हिसाब से हमने इतनी मोमेंट कैपेसिटी प्रोवाइड करनी है। और हमें पता है कि MN2 बराबर है ASW इंटू Fy इंटू D माइनस A/2, D माइनस A/2। ये हमारे पास जो हमने डिवाइड किया था सेकंड पार्ट की मोमेंट कैपेसिटी, इसके बराबर। ये ASW के बजाय हमने किया था कि AS माइनस ASF इसकी भी बराबर है। ठीक, बाकी सारा फार्मूला सेम आएगा। तो अगर इसमें आप वैल्यू पुट करें, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ए का इशू है, ए किस चीज़ के बराबर हम, तो ए के लिए मैं अगेन लेट करता हूँ ए। जिस तरह हमारे साथ हमने जो सिंगल एम्पोज बीम का डिजाइन किया था, हम ए को
एज्यूम करते थे, और ए को हम किस तरह एज्यूम करते थे 0.2। अब डी उस टाइम हम एच करते थे, लेकिन ये एक एजम्पशन है, तो अगर आप इसमें डी भी ले तो कोई मसला नहीं है, ये एंड में तो फर्दर इम्प्रूव होता जाएगा, ये एक फाइनल वैल्यू यहाँ पर ये एक एजम्पशन है, तो अगर आप डी भी ले तो कोई मसला नहीं। इसको कैलकुलेट करें 0.2 मल्टीप्लाई बाई 17.5, तो इससे आएगा 3.5। अब इस अबाव फार्मूले में इसको पुट करें m/2, ये आएगा एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना था, एरिया ऑफ स्टील ड्यू टू विड्थ, ये बराबर होगा m/2 डिवाइड बाई f/d माइनस a/2, इसके बराबर होगा। अब एरिया स्टील ड्यू टू विड्थ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं as माइनस asf, ठीक, और mn की बजाय mn बराबर है mu डिवाइड बाई 5, इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर हमें mn पुट करना चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम रूटीन में mu डिवाइड बाई 5 लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमारे साथ mn की फाइनल वैल्यू गिवन है 1569 इंच, तो अगर आपके पास mn की वैल्यू तो आप mn लिखिए, यहाँ पर फाइनल लिखिए, ठीक। तो हम लिखते हैं वो mn की वो वैल्यू 1569 डिवाइड बाई 60 इंटू 17.5 माइनस a/2। अब एक ही हमारे पास 3.5 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ स्टील 1.84 इंच स्क्वायर। ये वेब के हिसाब से हमें इतना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, ये इंटरन बराबर है ASW, ठीक। अब दोबारा सेकंड ट्राई पे चलते हैं। हमने एक एज्यूम किया एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया, फिर हमने दोबारा एक्चुअल ए फाइंड किया, तो वो एक ट्रायल कंप्लीट हो गई। दूसरा ट्रायल पे चलते हैं, दोबारा ए को फाइंड करते हैं। ए बराबर है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाई f डिवाइड बाई 0.85 c डैश इनटू BW। तो इसमें आप पुट करें एरिया ऑफ स्टील 1.84 by 60 whole divided by 0.85.3.12। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगी, ये सारा कैलकुलेट करें तो 3.61। अब ये 3.61 इंच ए की वैल्यू निकल गई, जो कि मैं इससे पहले हमने 3.5 किया था। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू फर्दर इंक्रीज होती जा रही है। और अगर आप इस ए के हिसाब से एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करें तो एरिया ऑफ स्टील इन विथ पार्ट तो बराबर होगा 1569 डिवाइड बाई 60 इंटू 17.5 माइनस 3.61 डिवाइड बाई 2। इसको अगर कैलकुलेट करें इससे आएगा 1.85 इंच स्क्वायर, 1.85 इंच स्क्वायर, ठीक। अगर आप यहाँ पर हम दोबारा ट्रायल 3 पे जाए, ट्रायल 3 में दोबारा हम ए फाइंड करें, ए हमारे पास ट्रायल 3 में आएगा 3.63, इससे पहले 3.61 था, 3.63 इंच आएगा। सेम फार्मूला यूज करें, ए इक्वल टू ASF डिवाइड बाई 0.85 सी डैश इनटू PW, और इस हिसाब से दोबारा ASW फाइंड करें, ASW आएगा
1.85 इंच स्क्वायर, 1.85 एंड 1.85। तो बस एरिया ऑफ स्टील मैच हो गया। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये फाइनल एरिया ऑफ स्टील है। अब टोटल टेंसाइल स्टील कितना हो गया? ए एस बराबर है ए एस एफ प्लस ए एस डब्ल्यू। ठीक, इसकी पुट करें। ए एस एफ में हमारे पास आया था 5.86 5.36 और ए एस डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है 1.85। दोनों को ऐड करिए, बनता है 7.21 इंच स्क्वायर। अब आते ये तो यहाँ तक तो हो गया कि हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला। अब चलते हैं कोड डक्टिलिटी की तरफ। मतलब हमने डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप इसके ऊपर चेक्स कर लेना। तो स्टेप कौन सा स्टेप है? हमने स्टेप 5, मेरे ख्याल में स्टेप 5 तक हम पहुँच गए। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं यहाँ पे, टू चेक कोड डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स। कोड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोड एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने जो एरिया रिइंफोर्समेंट रेशियो वेब पार्ट प्रोवाइड किए, दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो मिक्स इन वेब पार्ट एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रो मिनिमम। इस कंडीशन को हमने वेरीफाई करनी है। तो चलो स्टार्ट देते हैं। सबसे पहले आप रो डब्ल्यू फाइंड करें। तो रो डब्ल्यू बराबर है इस डिवाइड बाई बी डब्ल्यू इंटू डी, इसके बराबर इसकी वैल्यू पुट करें। हमारे पास टोटल एरिया 7.21 डिवाइड बाई बी डब्ल्यू 12 इंच है और डी हमारे पास 17.5 इंच। इससे आएगा कितना? 0.0343। रिइंफोर्समेंट रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ कंक्रीट। दूसरा रो एफ बराबर है एरिया ऑफ स्टील एंड फ्लेंज डिवाइड बाई बी डब्ल्यू डी। एरिया ऑफ स्टील एंड फ्लेंज बराबर है 5.36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 17.5। ये इससे आएगा 0.02। इसलिए कुछ आएगा आगे। और रो मैक्स कितना आएगा? रो मैक्स बराबर है रो मैक्स इन वेब पार्ट, ये बराबर है रो मैक्स प्लस रो ऑफ फ्लेंज। तो इसमें वीडियो पुट करें। रो मैक्स की 0.85, बीटा 1 की क्योंकि बीटा 1 हम इक्वल जब एफ सी डैश इक्वल टू और लेस देन 4000 होगा, हम बीटा 1 कितना देंगे? 0.85 into एफ सी डैश 3 FY60 into सिनान ब्लू जो कि 0.003 डिवाइड बाई 0.003 प्लस 0.004। ये रोमिक्स की हमारे पास फार्मूला है, हमने काफ़ी बार यूज़ किया। प्लस रो एफ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 0.202 55।
इससे आएगा 0.0410 रो मिक्स इन वेब पार्ट। ये भी निकल गया, ये भी आया। थ्री फोर थ्री, ठीक। और जो लास्ट रह गया रो मिनिमम, वो बराबर है 200 डिवाइड बाई 60 KSI। तो यहाँ पर हम 60 PSI नहीं भी लेते, इससे आएगा 0.003। तो रो मिनिमम भी निकल गया, ये भी आया और ये रो मिक्स भी आया। तो कंपेयर करें सारे वैल्यूज को, तो ये सेटिस्फाई हो कि ये जो हमारे पास रो डब्ल्यू है ये लेस देन ग्रेटर देन रो मिनिमम, और इस तरह लेस देन 0.041। तो इसका मतलब है कि ये ओके है। अब आते हैं नंबर ऑफ बार निकालने के लिए। तो ये लास्ट स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ बार। ट्राई नंबर 10 बार। नंबर 10 बार अगर हम ट्राई करें तो नंबर ऑफ बार्स कितनी बनेगी, वो बराबर होंगे हमारे पास टोटल एरिया कितनी 7.21 और नंबर 10 बार की एरिया है 1.27 इंच स्क्वायर। इससे आएंगे कितने बार 5.68, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 6 की। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि 10 नंबर 6 बार। अगर आप नंबर 10 बार यूज करते तो आपने 6 बार पुट करनी होगी इस बीम के वेब पार्ट में। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा ये अप्रोक्सीमेशन की, एक्चुअल में 5.68 बार रिक्वायर्ड थे, हमने 6 बार, तो 6 बार के हिसाब से 10 नंबर 6 बार हमने कितना एरिया प्रोवाइड किया, हमने कितना प्रोवाइड किया, हमने प्रोवाइड किया 6 मल्टीप्लाई बाई 1.27, जो कि बराबर है 7.62 इंच स्क्वायर। हमें चाहिए कितना चाहिए था, हमें 7.21 चाहिए। हम चूंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने अगर नंबर 10 बार के हिसाब से 7.62। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट से थोड़ा हमने ज्यादा पुट किया, तो इस वजह से हमारा कैपेसिटी थोड़ा बढ़ी गया एक्चुअल से। रिमेंबर, हम जब MD यूज करते हैं, MD टर्मिनोलॉजी, हम जब MD टर्मिनोलॉजी, ये हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड था 7.21, हमने कितना प्रोवाइड किया 7.62। अब जो कि रिक्वायर्ड वही था, हमने ज्यादा पुट किया, तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। कैपेसिटी इस गिवन ये प्रोवाइडेड एरिया स्टील के साथ जो कैपेसिटी बनेगी, इसको हम MD कहते हैं। ठीक है ना। और जो इसके हिसाब से जो बनेगी 7.21 के हिसाब, इसको हम नॉर्मली कहते हैं पाई MM। ये भी कैपेसिटी है, ये भी कैपेसिटी, लेकिन वो
ये कौन सी कैपेसिटी है? ये जो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से, और यहाँ पर जो आपने प्रोवाइड किया ये फाइनल, इसको हम एमडी कहते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं, एमडी फाइंड करते हैं। तो चेक मोमेंट कैपेसिटी, ये बराबर होगा एम डी टू पाई एम एन, और ये बराबर होगा यहाँ पर पाई एम एन, क्योंकि ये टी में, तो हमने पाई एम एन वन प्लस पाई एम एन टू दोनों को मिलाना होगा। तो इस तरह करते पाई दोनों से कॉमन लेते हैं, और एम एन बराबर है एम एन वन प्लस एम एन टू। इसमें अगर आप वीडियो पुट करें तो इससे क्या बनेगा, ये बराबर है ए स्टेप into fy into d minus f by 2 plus a s minus a s f, क्योंकि a s w के बराबर है into f y into d minus a by 2। तो ये दोनों मोमेंट्स हमने ऐड किए, और इससे क्या है वो फाइनल, ये टोटल मोमेंट कैपेसिटी इसके बराबर। लेकिन इसके निकालने से पहले हम ए को दोबारा फाइंड करते, एक्चुअल ए, ठीक, जो कि हमने जो एरिया प्रोवाइड किया इसके हिसाब से ए फाइंड करें, वो बराबर है बराबर ए एस डब्ल्यू इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश इंटू बी डब्ल्यू, और ए एस डब्ल्यू बराबर है ए एस माइनस ए एस एफ इंटू एफ वाई होल डिवाइड बाई इसमें अगर वीडियो पुट करें मिलेगा 7.62। ये एरिया हमने प्रोवाइड किया था, और प्लेन के हिसाब से जो एरिया रिक्वायर्ड था वो 5.36 ग्रेड का स्टील हम यूज कर रहे हैं। ये डिवाइड बाई 0.85, और एफ सी डैश हमारे पास 3 है, और बी डब्ल्यू हमारे पास 12। इससे हमारे पास एक जो वीडियो आ रही है वो कितनी है, 4.43 इंच। ये हमारे पास एक ही वीडियो निकलना है। तो इसके साथ हमारे पास एक कितना है आया 4.43 और इसके साथ से सी कितना होगा, सी न्यूटन एक्सेस डेप्थ, न्यूटन एक्सेस डेप्थ, ये आमतौर पर हम लेते हैं सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बीटा 1। अब ये हमारे पास 4.43 डिवाइड बाई बीटा 1 हमारे पास 0.85, ये कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 5.21 इंच। सी हमारे साथ कितना है, न्यूटन एक्सेस डेप्थ 5.21, और इसके अलावा हमें हमारे पास जो डी है, डी भी 17.5 इंच है।
तो अब हम एप्सिलॉन टी निकालते, एप्सिलॉन टी स्ट्रेन इन एक्सट्रीम टेंशन टेंशन बार्स, तो कितना आएगा? इसके फार्मूला है एप्सिलॉन यू n2 d माइनस सी डिवाइड बाई सी। इसका वैल्यू पुट करें 0.003 n2 17.5 माइनस सी बराबर है 5.21 की डिवाइड बाई 5.21। ये आ रहा है 0.0071 0.0071 जो कि ग्रेटर है 0.005 से। इसका मतलब है कि यील्डिंग हो रहा है, और जब यील्डिंग हो रहा होता है तो हम फिर 0.5 to 0.9 लेते। तो चलो कैपेसिटी निकालते हैं यहाँ पे। MD is equal to pi mn, और ये बराबर है 0.9 की, जो हमने फार्मूला के लिए लिखा। इस फार्मूले में ये पुट करें 5.36 into 60 into 17.5 minus 3/2 3 HF बराबर प्लस 7.62 माइनस 5.36, जो कि ये पूरा ये बराबर है ASW की। ASW बराबर है इस माइनस ASF N2 60 ASW N2 FY जो कि 60 है, N2 D बराबर है 17.5 माइनस के बराबर है टोटल कितना 4.43 डिवाइड बाई 2। ये टोटल आएगा हमारे पास 6496 किप इंच, और ये ग्रेटर है 6200 किप इंच से, जो कि हमारे पास टोटल डिमांड था MU। अगर आप थोड़ा स्टार्ट में जाए, हमारे जो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास टोटल डिमांड कितनी 6200, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी आ गई 6496, जो कि 296 किप इंच ज़्यादा है। सो आवर डिजाइन इज ओके। आते हैं फाइनल डिटेलिंग की तरफ। याद रखिए कि जो भी हम डिजाइन का प्रॉब्लम करेंगे, एंड काम हमारा क्या होगा, हम डिटेलिंग करेंगे। जो भी जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास आ गई, इन सारे रिजल्ट्स हम पुट कर लेंगे। ये आप ये कितना 3 इंच। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स कितनी थी 6 नंबर 10, तो यहाँ पर 6 नंबर 10 बार पुट करें। अब दो प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल वेट है ये 12 इंच है। BW हमारे पास कितना था 12 इंच,
तो बजाय ये कि हम एक लाइन में सारे पुट करें, हम क्यों ना हम 2 लाइन में पुट करें। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो हमने इफेक्टिव डेप्थ लिया था इस बार के मेट से लिया था। अगर हमने ऊपर बार प्रोवाइड किया तो इफेक्टिव डेप्थ हमने कम किया तो इसकी कैपेसिटी फिर भी कम होगी, लेकिन हमने इतनी सेफ्टी फैक्टर लगाए कि यहाँ पर पुट करने में या यहाँ पर प्लेसमेंट में इतना वो नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए कि एक लाइन में पुट करें, लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं होती एक लाइन में तो हम 2 लाइन में भी पुट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जो सेकंड लाइन है ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो, बस साथ ही अगर करें बिल्कुल साथ एक और से दूसरा स्टेप लगा के तो फिर ये आसानी से हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो इफेक्टिव डेप्थ था ये हो गया, और ये हमारे पास 6 नंबर 10 बार्स, जो कि ये डिजाइन एरिया ऑफ स्टील। That's end with this topic. यहाँ तक हमने टी बीम का पूरा कहानी ख़त्म की। अब मैं आपको एक छोटी सी एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्वेश्चन अपने साथ नोट करें और इसका आप खुद इसकी कैलकुलेशन करें। सोल्यूशन में आपको भेजूँगा PDF में, अब ये खुद करें। क्वेश्चन ये है, problem है कि compute the positive moment strength positive moment strength mean pi mn। आप ये कैलकुलेट करें और the beam shown in the figure assume that the concrete and the steel strength are, आप assume करें XC dash assume करें 3000 psi और y आप assume करें 60,000 psi। Also assume that the beam contain 3 number 3 stirrup number 3 stirrup shear reinforcement। which are not shown in the figure। फिगर ये अपने साथ देखिए,
6 नंबर 8 बार्स। यहाँ पर ये जो बी की है 18 इंच, जो स्लैब थिकनेस है ये 5 इंच, इफेक्टिव डेप्थ 28 इंच, और यहाँ पर जो बी डब्ल्यू है वो 10 इंच। यहाँ पर ये जो 28 है इफेक्टिव डेप्थ 24.5 इंच और टोटल डेप्थ जो है वो 28। तो ये जनाब एक वेरी कॉमन एंड सिंपल प्रॉब्लम है जो कि हर जगह पर आपको नजर आ सकती है। जो बॉटम विड्थ है वो कितनी 10 इंच, स्लैब 5 इंच का है और 28 इंच टोटल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ 24.5 इंच बनता है। इसमें बार्स यूज हो गई है 6 नंबर 8 बार्स। तो इस बीम की कैपेसिटी आप निकालें। क्वेश्चन ये कि आपने इस बीम की कैपेसिटी निकालनी है, बाय MN आपने निकालनी है, ठीक। और इस मटेरियल के हिसाब से 60,000 PSI स्टील यूज़ करनी है, 30,000 PSI कंक्रीट यूज़ करनी है। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करें। मैं इसका सलूशन आप लोगों को भेजूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, PDF के में कन्वर्ट करके भेजूँगा, तो खुद भी ट्राई करें। बल्कि मेरा ख्याल ये है कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें, ट्राई करें कि इसकी कैपेसिटी किस तरह निकलेगी, ठीक, कैपेसिटी किस तरह निकलेगी। लेकिन कैपेसिटी से पहले आप इसका डिटेल कैलकुलेशन खुद करें, सारा सब कुछ। बाद में आप सोल्यूशन में भेजूंगा वो भी देखें। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम, जो नेक्स्ट मिड एग्जाम में इसका हिस्सा होगा। और इसके बाद हम जाएंगे डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम में। आज की क्लास में जो हमने किया ये पूरा वीक का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया। सेक्शन बी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरे साथ क्लासेस लिए, तो उसके लिए एक रिपीटिशन होगा, एक वो दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए के स्टूडेंट्स ने जो पहला क्लास मिस किया था और दूसरे क्लास के लिए फिर भी वो नहीं आए, तो मतलब दोनों क्लासेस के ज़ाया हो गए। सेकंड क्लास तो ऑनलाइन होता है वैसे भी, लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए वो नहीं आए। तो चलो आपका ये पूरा ऑनलाइन क्लास हो गया। जिन स्टूडेंट आए जो नहीं आए सब ये दोबारा पूरा लेक्चर देखें। इससे आपका पूरी वीक का पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट 2 week और डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम।